नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? हाँ, पता है कि बीजेपी हमेशा से इस तरीके के असंवेदनशील बयान देती है, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पर जब चुनाव पास में है और इस तरीके से आपके ही सरकार है सत्ता में, फिर भी इतनी बौखलाहट। चुनावी प्रचार में बौखलाहट प्रधानमंत्री मोदी के मुख से जरूर सुनने को मिली थी, जब मंगलसूत्र, मटन और न जाने किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती थी, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का काम किया जाता था। लेकिन अब कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बेबुनियाद और कहते हैं ना कुतर्क देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ताजा मामला निर्मला सीतारमन और तमिलनाडु के राज्यपाल से संबंधित है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल फिलहाल में क्या कहा। टाइम्स नाउ की खबर देखिए, लिखा है सेकुलरिज्म इज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट एंड शुड रिमेन देयर। इन इंडिया देयर इज नो नीड ऑफ सेकुलरिज्म। ये आर एन रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो कह रहे हैं। बताइए, देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जिक्र है। धर्मनिरपेक्षता हमें आजादी देती है कि हम कोई भी मजहब को मान सके, या अगर हमें इच्छा है किसी मजहब को न मानने की, एथिस्ट यानी कि नास्तिक बनने की, तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर हम किसी धर्म में आस्था रखते हैं तो उसकी प्रोपोगेशन यानी कि उसकी विस्तार और उसकी प्रचार प्रसार भी आराम से कर सकते हैं, जब तक किसी दूसरे वाले धर्म के अधिकार को न छीने। ये संविधान में उल्लेख किया गया है धर्मनिरपेक्षता का असल मतलब। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की ये बात जिसमें कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता काफी ज्यादा गलत है और धर्मनिरपेक्षता जो है वो पश्चिमी देशों की कॉन्सेप्ट है और इसे भारत में नहीं अपनाना चाहिए, ये बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिमाग की भी कमी है, तर्क की भी कमी है और संविधान की जानकारी का भी अभाव है। साथ ही चुनाव भी नजदीक है अलग अलग राज्यों में। खैर, तमिलनाडु के राज्यपाल का ये संदर्भ कहीं से भी चुनावों को मेल जोल करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार की मानसिकता और किस प्रकार की विचारधारा के साथ ये कार्यरत है। पसंद नापसंद, अच्छी आदत बुरी आदत, ये डिफर कर सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन अगर पाप हो, अपराध हो, तो इसे इसके इसके बारे में क्या कहा जाए? कहने का मतलब है, जिस तरीके का बयान यहाँ पर आर एन रवि के द्वारा किया जा रहा है, ये अपराध की श्रेणी में या पाप की श्रेणी में जाहिर तौर पर इसके खिलाफ जो है अगर कोई याचिका डालता है, कोई बात कही जाती है, तो बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके का असंवेदनशील बयान दिया गया है, क्योंकि अगर पूरे देश में धर्मनिरपेक्षता को पालन किया जाता है और आप संविधान का अपमान कर दे, आप धर्मनिरपेक्षता का अपमान कर दे, तो ये सरासर अपराध की श्रेणी में, पाप की श्रेणी में ही आता है। गलतियां को माफ किया जा सकता है, गुनाहों को नहीं। और अगर ये बात गलती से कही जा रही है तो इसके लिए आर एन रवि को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे कहते हैं ना, गलती में भी देखा जाता है कि उद्देश्य के साथ किया गया है, बिना उद्देश्य के साथ किया गया है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि वो गलती से उनके मुख से निकल गया है तो पूरा का पूरा इंटेंशनल लग रहा है, पूरा का पूरा लग रहा है कि जानबूझकर कही गई है बात, उनसे कहलवाया नहीं गया है या उनका संदर्भ कुछ और नहीं था। उन्होंने पूरे साफ शब्दों में दो टूक बातों में कहा है कि सेकुलरिज्म जो है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये गलती की श्रेणी में इसको बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर आर एन रवि माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा इस तरीके की माफी दोबारा इस तरीके का कृत्य नहीं करेंगे, दोबारा इस प्रकार की बात नहीं करेंगे, तो शायद उनको माफ करने के बारे में सोचा भी जा सकता है। और वो भी तब जब आर एन रवि कुछ पश्चाताप करेंगे या पार्टी की तरफ से उन्हें सख्त निर्देश दिए जाएंगे या पार्टी जो है वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे पाप और अपराध की श्रेणी में ही रखा जाएगा और इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो याचिका भी दायर होनी चाहिए कि जिस तरीके की बात असंवैधानिक करार दिया जा रहा है, मतलब ये बात कहना कि धर्मनिरपेक्षता भारत के मूल मंत्र में नहीं है, ये बहुत संविधान का अपमान है और ऐसे में अल्पसंख्यकों को बहुत ठेस पहुंचाने का कृत्य है। तो ऐसे में याचिका तो दायर होनी ही चाहिए। खैर, इसके संदर्भ में आगे कैसे प्रोसीड किया जाता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा है निर्मला सीतारमन से जुड़ा। दरअसल एक कंपनी में काम करने वाली एक युवती की जो है मृत्यु पर, या मैं कहूँ सुसाइड पर, निर्मला सीतारमन ने खेद जताने की बजाय ये कह दिया कि अगर वो भगवान की पुजारन होती, अगर वो जो है ईश्वर में आस्था रखती, तो शायद ऐसा नहीं होता। और ये कह देना कि इंसान को अपना मेंटल प्रेशर, दबाव हैंडल करना आना चाहिए और वो इंसान मेडिटेशन के थ्रू, भगवान को याद करने के थ्रू और इनर स्ट्रेंथ के थ्रू कर सकता है। मतलब आप विक्टिम शेमिंग कर रही हैं। विक्टिम शेमिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसके साथ व्यभिचार हुआ हो, जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, अपराध हुआ हो, आप उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने की बजाय, सिंपैथी देने की बजाय आप जो है उनको ही टॉन्ट मारे, उनके ही जो है आचरण पर सवाल खड़ा कर दिया, उनके ही बारे में जो है
निंदा करना शुरू कर दे। इसको कहते हैं विक्टिम शेमिंग, और विक्टिम शेमिंग करने का काम यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने किया है। अगेन, ये कोई गलती नहीं हो सकती, इसे पूरे के पूरे होशो-हवास में कही गई ये बातें हैं, और ऐसे में इतने पद पर बताइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके हाथ में सौंप रखी है, जो इस प्रकार की उलझुलूल बातें करे, और ये बाद में माफी भी नहीं मांगना, मतलब माफी मांगने योग्य भी नहीं है। आप किसी की मृत्यु पर अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं और फिर कह देंगे कि संदर्भ अलग था, तो ये बिल्कुल इस श्रेणी में भी इसे नहीं रखा जाएगा। क्या पूरा मामला है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, लिखा है, I speak with the heartbroken parents of Anna Sebastian, a bright and ambitious young professional whose life was tragically cut short by toxic and unforgiving work conditions. In the face of unimaginable grief, Anna's mother has shown remarkable courage and selflessness, turning her personal loss into a powerful plea for safer and fairer workplaces for all. I have promised Anna's family by personal commitment, along with the full support of the Congress party, to ensure that this tragedy becomes a catalyst for change. अब देखो, वर्क कल्चर के बारे में कहा गया है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है, लेकिन एक मैं औसत अगर आपको एक साइकोलॉजिकली भी बताऊं, तो एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता जो है, जो कंसंट्रेशन के साथ, पूर्व जो है पूरे ध्यान के साथ होती है, वो 8 घंटे की होती है। और ऐसा अगर आप अपने टाइम टेबल को बांटे, तो 8 घंटा सोना, 8 घंटा पढ़ाई करना या काम करना, या अपने करियर से जुड़ा व्यवसाय या कोई भी ऐसा काम जो आपके करियर से जुड़ा हुआ वो, और बाकी 8 घंटे जो है आप अपने मन मर्जी के काम कर सकते हैं, या अपनी दिनचर्या के काम कर सकते हैं। यानी उस 8 में भी 4 घंटे को बांटा गया है आपके तैयार होने, नहाने-धोने और आपके खाने-वाने से संबंधित। तो ये और बाकी 4 घंटे आप अपने शौक पूरे कीजिए, आप अपने घरवालों को समय दीजिए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने प्रेमी, इन सबको समय दीजिए। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल इस तरीके का होता है, जो आम तौर पर लोगों को फॉलो करना चाहिए। 8 घंटे का वर्क कल्चर दोस्तों, ये 7 भी हो सकता है, ये 6 घंटा भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है। ये थोड़ा औसत मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा काम करेगा, वो भी अपने नींद को त्याग कर, खाने को त्याग कर, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसका त्याग करके। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उसके वजह है, और वजह क्या है? प्रेशर। और ये दबाव जो है, ये टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है, कंपनी से आ सकता है, स्कूल से आ सकता है, कॉलेज से आ सकता है। आमतौर पर स्कूल और कॉलेज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। दबाव तो ज़ाहिर तौर पर स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, लेकिन दबाव उस तरीके का नहीं होता है। तभी तो बताया जाता है कि बच्चों की स्कूल जो है 7-8 बजे शुरू होती है, 6 बजे शुरू होती है, किसी की 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो ये जो है 6, 7, 8 घंटे इस तरीके का टेन्योर, इस तरीके का रखा गया है, ताकि बच्चा जो है अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके। लेकिन देखो, अन्ना सेबेस्टियन नाम की एक लड़की है, वो बताती है कि कैसे उसके कंपनी में वर्क कल्चर जो है वो काफी टॉक्सिक होता था। जब उसकी छुट्टी का समय हो जाता था, तब उसको बॉस जो है काफी ज्यादा काम सौंप देता था, ताकि वो जो है पूरा रात लग जाए उसको कंप्लीट करने के लिए, और फिर जो है वो अपना नींद, खाना पीना और अपना पर्सनल लाइफ को जो है साइडलाइन करके, त्याग करके जो है प्रोफेशनलिज्म में ज्यादा घुस गए। कहते भी हैं कि किसी का भी एडिक्शन गलत होता है। वर्कहॉलिक भी होना भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको वर्क करने से एडिक्शन है, कोई भी अच्छी बात नहीं है, उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो वर्कहॉलिक होता है, वो भी अपने मर्जी से होता है कि उसको वर्क करना अच्छा लगता है। एल्कोहलिक है, मतलब वो एल्कोहलिक है, मतलब उसको काम करना पसंद है। लेकिन यहाँ पर एना सेबेस्टियन के साथ जो हुआ है, वो दबाव के कारण हुआ है। इतना ज्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर था, वो अपनी रेजिग्नेशन भी दी, लेकिन उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये कहकर के आपसे पहले भी बहुत लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, तो कंपनी में शॉर्टेज हो जाएगा। समझने वाली बात है कि कंपनी में इस तरीके का दबाव जो है हर व्यक्ति नहीं झेल सकता, लिहाजा एना सेबेस्टियन ने जो है अपनी जान दे दी। लेकिन इसकी वजह से सियासत इतनी गर्मा गई है, वर्क कल्चर को लेकर काफी चर्चा हुई। इस पर क्या जवाब निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो समझिए। निर्मला सीतारमन कहती है, whatever job you do, you should have enough strength to handle pressure. Finance Minister on CA's death. Referring to a 26-year-old CA Anna Perez's death due to the overwork, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, whatever you study and the job you do, you should have enough strength to handle that pressure. She said that this enough strength can only be achieved through divinity. Educational institutions should bring in divinity and spirituality. Then our children get the inner strength. She added. मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये वित्त मंत्री है, ज्ञान ये दे रही है डिविनिटी पर, आध्यात्मिकता पर। खैर, अब निर्मला सीतारमन का आध्यात्मिकता पे ज्ञान लिया है, तो थोड़ी सी मेरी भी बात सुन लीजिए। देखिए, आध्यात्मिकता जो होती है, धर्म जो होता है, इनर स्ट्रेंथ जो होता है, वो तब होता है जब आपको कोई चीज, लक्ष्य पूरा करना हो। एक ऑफिस का 9 to 5 वाला काम करना या ऑफिस के लक्ष्यों को पूरा करना, ये आपके जीवन का गोल नहीं हो सकता। ये बिजनेस का जरूर गोल हो सकता है, ये आपके कंपनी का गोल हो सकता है, लेकिन ये आपका गोल नहीं हो सकता। बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट या बतौर कोई भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे करियर में ग्रोथ करना है। ये नहीं कि उस कंपनी के ग्रोथ में ही आप लग जाए। बिल्कुल, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए आपका कैसे वहां पर ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो मेंटल हो, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सब तरीके का ग्रोथ और बैलेंस होना चाहिए
दूसरे नंबर पे आप कंपनी को रखेंगे। और ऐसे में निर्मला सीतारमन कह रही है कि प्रेशर हैंडल करना सीखना चाहिए, इनर स्ट्रेंथ से आता है। तो कहने का क्या मतलब है, इंसान जो है 16 जो एकदम इतना ज्यादा गधा मजदूरी करने लग जाए, 18-18 घंटा काम करने लग जाए। दोस्तों, सफलता का एक मूल मंत्र जो है वो निरंतरता होती है। चाहे आप स्मार्ट वर्क करें, चाहे आप हार्ड वर्क करें। पर्सनली मैं भी हार्ड वर्क करने पे बिलीव नहीं करती। सबके अपने व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय में कुछ व्यवसाय में हार्ड वर्क होता है, कुछ व्यवसाय में स्मार्ट वर्क होता है। जो महत्व रखता है वो है आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस काम में निरंतरता हो, कंसिस्टेंसी हो, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 14-14, 18-18 घंटे, 12 बटा मेरे हिसाब से तो 10 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा है। 10 घंटे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 घंटे भी आप काम कर रहे हैं तो ब्रेक ले लेकर काम करना है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। क्योंकि गधा मजदूरी करने से कुछ भी नहीं होता, इतना काम करने से कुछ भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए आपका विजन क्या है, और उस विजन के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, चाहे वो स्मार्ट तरीके से हो, चाहे वो हार्ड हार्ड वर्क तरीके से हो। बहुत से ऐसे काम होते हैं पत्रकारिता के अंदर भी, अगर रिपोर्टिंग का काम हो, अगर मैं एंकरिंग की बात करूं, एंकरिंग हो, इंटरव्यूज हो, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। तो ये स्मार्ट वर्क की श्रेणी में रख सकते हैं। और पत्रकारिता में अगर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है, आपको कोई इवेंट कवर करना है, तो इसमें आपको हार्ड वर्क, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल टॉलरेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो ये हार्ड वर्क की श्रेणी में आता है। तो अब आपको अपने हिसाब से, आपको अपनी एम्बिशन के हिसाब से चूज करना है, कैसे जर्नलिज्म के अंदर आपको इम्पैक्ट लाना है, तो आप किसे क्या चूज कर रहे हैं। वैसे ही मैं दूसरे व्यवसाय की बात करूं, अगर आप कोई और व्यवसाय में है तो कैसे काम को मेंटेन करना है अपने पर्सनल लाइफ के साथ, आपका एम्बिशन क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उसको बैलेंस करने का काम आपके ऊपर है। तो इसको लेकर निर्मला सीतारमन को, लोगों को बताना चाहिए कि कैसे आप अपने काम को अपने पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करना चाहिए। इतना दबाव, इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक जॉब जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। जॉबों की भरमार होती है, और वैसे अगर किसी कंपनी से एक एम्प्लॉय जाता है, दूसरा मिलता है, दूसरा जाता है, तीसरा मिलता है, वैसे ही एम्प्लॉय में भरमार होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक कंपनी के लिए, कंपनी आपके लिए रुका है, तो इस तरीके का भ्रम पालना, इस तरीके के दबाव में, अगर आपको लगता है कि नहीं इसी कंपनी से आपका कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने एम्बिशन, अपने प्रायोरिटीज पता होना चाहिए कि अगर मुझे पत्रकार बनना है तो पत्रकारिता की जर्नी में मुझे कौन हेल्प कर सकता है, मुझे कैसे काम करना है, मेरे अपने असूल होंगे। वैसे ही हर जॉब में आपके अपने असूल होने चाहिए कि आपको कितने वर्किंग आवर्स चाहिए, आपको कितना टाइम चाहिए। अगर मैं भी पर्सनल तौर पे बताऊं कि कुछ ऐसी भी कंपनीज हुई है जहां पे आपको बोला जाता है कि आपको 9-9 घंटे आना, आपको स्ट्रिक्ट टाइमिंग है वो, तो मैं परहेज भी नहीं करती ऐसी कंपनियां छोड़ने में, क्योंकि आपकी खुद की लाइफस्टाइल है, आपका खुद का असूल है। अगर आपको है कि आपकी प्रोडक्टिविटी आप इतना काम करके दोगे, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रोडक्टिविटी आप कितने टाइम तक दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको बॉन्ड कर दिया जाए कि आपको 9 से 9 इतना काम करना है, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, नहीं। वो आपको अपने हिसाब से करना है, आपको अपने असूल के हिसाब से करना है। हाँ, कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए। लेकिन ये अनुशासन अगर आपको दबाव लगने लग जाता है, अगर मुझे भी 8 घंटे 9 घंटे का कोई काम कहता है तो मुझे दबाव लगने लगता है, और मुझे क्विट करने में बिल्कुल परहेज नहीं होता। क्योंकि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, आपको आपने अपने ऊपर काम किया होता है, तो आपको जरूरत नहीं होती कि आप किसी का दबाव ले। तो ऐसे लोगों को, अगर जो मोटिवेशन भी देख रहे हैं, जो न्यूज भी देख रहे हैं, ऐसे निर्मला सीतारमन को, तो लोगों को ये बताना चाहिए कि आपको अपने आप के ऊपर काम करके, या आपको दबाव लेने की जरूरत नहीं है। इंसान जो अपॉर्चुनिटीज का भरमार होता है, इंसान के अंदर कितने सारे टैलेंट होते हैं, ये बात बताने की बजाय आप कह रहे हैं कि इनर प्रेशर होना चाहिए। और दूसरा, ये तो मोरली बताना चाहिए, दूसरी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए वर्क कल्चर के खिलाफ। यानी आपको बताना चाहिए कि कैसे आप कंपनीज में, चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो, गवर्नमेंट फर्म्स हो, ऐसा नहीं कि प्राइवेट फर्म्स की स्थिति जो है खराब है, गवर्नमेंट में भी ऐसी है। हालांकि गवर्नमेंट में काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपका ऐसा ऐसा यहाँ पे छुट्टी मिलेगी, वहां मिलेगी। और प्राइवेट में बहुत सारा ऐसा होता है, आपका दिवाली होली भी नहीं मनाने को मिलता है, मीडिया के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। लेकिन आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, या आप चुनोगे, तो आप अपना दबाव आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप पे निर्भर करता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पे निर्मला सीतारमन को क्या करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वर्क कल्चर अगर गलत है तो उसको सुधारेगी कौन, सरकार ही सुधारेगी ना। सरकार को सरकारी फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स में निर्देश जारी करना चाहिए कि कोई भी 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा कर्मचारियों को काम नहीं करवाए। अगर 9 घंटे 10 घंटे इससे ज्यादा करवाता है तो उन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, लीगली ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों 26 साल की आज एक महिला गई है, लेडी गई है। अगर कोई और मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं अपनी जान दी है, पहले बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में लोग देते हैं। तो इसकी वजह से आखिरकार किसी की जान ना जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए लीगली कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे आपने ज्ञान भी दिया तो बहुत गलत ज्ञान दे दिया। अगर ज्ञान ही देना था तो जो ज्ञान मैंने दिया उसमें से थोड़ा आप सीख लेती। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, लेकिन यहाँ पर भगवान डिविनिटी की बात कर रही है। बिल्कुल मैं इस बात से नकार नहीं करती कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज होती है, आध्यात्मिकता और धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप भगवान के सामने बैठते हैं, आप में क्षमता
क्षमता आती है, लेकिन ये क्षमता का मतलब ये नहीं है कि आप 18-18 घंटे गधा मजदूरी किसी के लिए करने लग जाओ। आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है, दबाव झेलना है, नहीं झेलना आपके लिए है और कंपनी इस तरीके से आपके फ़ायदा ना उठाए, आपके मजबूरी भी बहुत लोगों को होती है कि जिस वजह से वो काम करते हैं, लेकिन ये मजबूरी का फ़ायदा कंपनियाँ ना उठाए, इसलिए कंपनियों को सख्त निर्देश देने का ना काम जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की बातें कह देना और देखिए एक और खबर है, लिखा है pressures can be tackled only by relying on God. Nirmala Sitharaman with bizarre comment regarding death of EY employee Anna Sebastian. आप ईश्वर को हर बीच में बात में ला रही हैं और इस तरीके की असंवेदनशील वाली टिप्पणी कर रही हैं। ये बताता है कि सरकार में रहने के बावजूद आप केवल सरकार में टिप्पणी करना जानती है, कुछ भी बदलाव करना नहीं जानती। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।